जी बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर की है जिसके अंदर यू कैन सी डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कोलेजन सिंथेसिस। और ये मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि कोलेजन सिंथेसिस डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेप्स। और इनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो जीन है उनकी ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन, और उसके बाद मैसेंजर आरएनए का जो ट्रांसलेशन का सफ़र है, और उसके बाद ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है, और जो मैसेंजर आरएनए है जब ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स के थ्रू जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर एक सर्टेन अमाइनो एसिड सीक्वेंस मौजूद है जिसके अंदर ग्लाइसिन एक्स और वाई था। ज़्यादातर इसके अंदर प्रोलीन मॉलिक्यूल थे, लाइसिन मॉलिक्यूल थे, और ये तमाम प्रोलीन और लाइसिन मॉलिक्यूल्स इनकी मॉडिफिकेशंस थी जो कि बाकी तमाम प्रोटीन्स के अंदर नहीं पाई जाती। यहाँ पर स्टेप नंबर 1 के अंदर यू सी कि हमारे पास अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 चेन्स हैं, क्योंकि ये इसकी इनिशियल फॉर्म्स हैं, इस वजह से इनको प्रो अल्फ़ा 1 और प्रो अल्फ़ा 2 चेन कहा गया। ठीक है, ये ट्रांसक्राइब होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए दे मूव टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर राइबोसोम्स आर गोइंग टू कैच देम, और राइबोसोम्स क्या करेंगे, इनकी ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन के टाइम हमारे पास जो फर्स्ट इनिशियल पॉलीपेप्टाइड बनती है इसको हम प्री प्रो अल्फा पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इनसाइड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर इसके ऊपर एक सर्टेन सीक्वेंस या एक सर्टेन सिग्नल लगा होता है, और वो सिग्नल इसको बचाता है फ्रॉम प्रोटीलाइटिक क्लीवेज या फिर एनी अदर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। देन वी हैव दीज प्रोलीन लाइसिन रेजिड्यूज जो कि मौजूद थे आफ्टर ग्लाइसिन के बाद हमारे पास मौजूद थे इसके अंदर, और उनका काम क्या था, उनका काम था जी किंक्स प्रोड्यूस करना या टर्न्स और बेंड्स प्रोड्यूस करना। इनकी जी हमारे पास हो जाती है जी मॉडिफिकेशन, और कौन कौन सी मॉडिफिकेशन थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थी हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम था, और हाइड्रोक्सिलेशन जो सी है ये होती है सिलेक्टेड, तमाम लाइसिन और प्रोलीन रेजिड्यूज की नहीं होती बल्कि सिलेक्टेड हमारे पास लाइसिन और प्रोलीन रेजिड्यूज हैं जिनके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये सॉलिड सर्कल है और एक हमारे पास वाइट कलर का ये बॉक्स है जो कि यहाँ पर मौजूद जो हाइड्रोक्सिलेटेड लाइसिन या प्रोलीन रेजिड्यूज है इनके ऊपर ग्लाइकोसिलेशन का काम कर रहा है। ग्लाइकोसिलेशन मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स इनके ऊपर अटैच किए जा रहे हैं। देन वी हैव दिस ये जो हमारे पास प्रो अल्फा चेन्स थी इनकी असेंबली शुरू होती है, और ये जो हमारे पास चेन्स थी इनके बीच में बॉन्डिंग प्रोड्यूस होती है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड है वो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है। आप इसके अंदर दो टर्मिनल देख सकते हैं, पहले आपके पास सी टर्मिनल पेप्टाइड एक्सटेंशन है, और यहाँ पे आप देखिए कि डाइसल्फाइड बॉन्ड ने किस तरह की फॉर्मेशन की है स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। ये ज़्यादा टैंगल्ड है एज कम्पेयर टू द सेंट्रल पार्ट, और जो सेंट्रल पार्ट है इसने हेलिकल स्ट्रक्चर अपनाया हुआ है। इसी तरह की हमारे पर डाइसल्फाइड की जो बॉन्डिंग है ये इसके एन टर्मिनल की तरफ भी पाई जाती है, राइट। अब ये हमारे पास जब ये कोलेजन की फॉर्म जिसको हम प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल कहते हैं इसकी जब फॉर्मेशन हो जाती है, फॉर्मेशन के बाद ये प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल गोल्जी बॉडीज या गोल्जी जो वेजिकल्स होते हैं इनके अंदर एक्सक्रीट होता है, मतलब पैकेज होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर मतलब सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के बाद इसके जो एन टर्मिनल है और इसके जो सी टर्मिनल्स हैं इनको क्लीव किया जाता है, मतलब जो हमारे पास प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल है इसका जो सेंट्रल रीजन होता है उस सेंट्रल रीजन के अंदर ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जबकि इसके एन और सी टर्मिनल के ऊपर ये टैंगल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मौजूद हैं। ये जो आपको ब्लू ग्रीन और ये पिंक कलर की आपको टैंगल्स नज़र आ रहे हैं ये तीन हमारे पास अल्फा चेन्स हैं, और इन तीनों चेन्स की जो एन और सी टर्मिनल है इनको जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन को क्लीव करने वाले एंजाइम पेप्टाइडेजेस कहलाते हैं, पेप्टाइडेजेस इनको क्लीव कर देते हैं। और सेंटर वाला जो हमारे पास रीजन है ये सेंट्रल रीजन सिर्फ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर मौजूद है, इस सेंट्रल रीजन को ये रिलीज करता है, और ये सेंट्रल रीजन हमारे पास ट्रोपोकोलेजन कहलाता है, राइट। और ये ट्रोपोकोलेजन क्या करता है, उसके बाद आपस में क्रॉस लिंक करता है, फिब्रिल्स बनाता है, और ये जो फिब्रिल्स हमारे पास बनते हैं ये मैच्योर कोलेजन फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेट मी गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7 जिसके अंदर हमारे पास प्रो कोलेजन रिलीज हो रहा है गोल्जी बॉडीज के अंदर, एंड देन इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ट्रोपो कोलेजन, राइट।
ओके और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रोपोकोलेजन है इसके अंदर असेंबली हो रही है, ये आपके पास एक इंडिविजुअल इसके अंदर रीजन मौजूद है और ये हमारे पास बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक इंटरेक्शन ये आपस में क्रॉस लिंक करते हैं और कोलेजन के मेच्योर फाइबर्स को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी एक ओवरऑल समरी है जो कि आपको दिखाई जा रही है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से लेकर ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो इसके अंदर आ रही हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर एक समरी सी है जो कि बताई जा रही है। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, जो कुछ बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है, वो है जी ये जो इसके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस हो रही हैं ना, जिनके अंदर हाइड्रोक्सिलेशन है, ग्लाइकोसिलेशन है और उसके बाद असेंबली हो रही है इन चेन्स की और उसके बाद उनकी सिक्रीशन हो रही है, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको याद रखने हैं या आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी जी हाइड्रोक्सिलेशन का। मैं यहाँ पर बैक पे जाती हूँ, ओके बैक पे जाती हूँ जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन का स्टेप है। ओके जी, यहाँ पर आप देखिए स्टेप नंबर 3 जिसके अंदर हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है हमारे सिलेक्टेड प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यूज की। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास प्रो अल्फा चेन्स हैं इनकी प्रोसेसिंग हो रही है और इसके अंदर प्रोसेसिंग जितनी भी होगी वो होगी विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये जो हमारे पास एंजाइम्स हैं ऑब्वियसली दीस आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब कौन से रेजिड्यूज हैं, मैंने आपको बताया था कि जो ये कोलेजन मॉलिक्यूल है इनके अंदर एक सर्टेन पैटर्न होता है अमीनो एसिड की रेपिटेशन का, जिसके अंदर हमारे पास ग्लाइसिन एवरी थर्ड पोजीशन के ऊपर मौजूद था। इसके अलावा वी हैड ग्लाइसिन वाज लिंक्ड विद 2 अदर अमीनो एसिड्स और ज़्यादातर अमीनो एसिड जिसके अंदर पाए जाते हैं दे आर स्मॉल इन साइज और ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज प्रोलीन। इसके अलावा लाइसिन इज आल्सो प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो अगर हम इसका सीक्वेंस अगर आपको याद हो तो सीक्वेंस क्या था जी, अमीनो एसिड का ग्लाइसिन था, उसके बाद एक्स था और उसके बाद वाई था और वाई क्या था, वाई इज नॉर्मली अ प्रोलीन मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारे पास इसके अंदर ये जो प्रोलीन मॉलिक्यूल हैं जो कि हाइड्रोक्सिलेटेड थे, ये हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन के बाद इनको बनाते हैं जी हाइड्रोक्सीप्रोलीन कहते हैं, हाइड्रोक्सिलाइजीन कहते हैं। ठीक है, अब इस हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो एंजाइम है जो कि ल्यूमेन के अंदर मौजूद हैं उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। नंबर 1 उनको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए, नंबर 2 उनको फेरस आयन चाहिए। मैंने आपको फेरस और फेरिक के बीच में डिफरेंस बताया था कि वही वाला फेरस है Fe+2 जो कि हेमोग्लोबिन के अंदर मौजूद था। इसके अलावा इस एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए, मतलब जो हाइड्रोक्सिलेटिंग एंजाइम है इसको अपनी एक्टिविटी के लिए एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए जो कि जिसको विटामिन सी भी कहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके अब ये जो हमारे पास एंजाइम है इसका नाम है जी हाइड्रोक्सिलेज होगा। इसको अगर प्रोलीन को कर रहा है तो इसको हम प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज कहेंगे, अगर लाइसिन को कर रहा है तो हम इसको लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज कहेंगे। ये दोनों एंजाइम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, फेरस आयंस और एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी की एब्सेंस के अंदर अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता। अब कोलेजन का क्या काम था, ये स्किन का पार्ट था, ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट था, ये टेंडन्स का पार्ट था। अगर आप लोगों ने सुना होगा जी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है स्कर्वी। ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़। ये डिजीज़ जिन लोगों के अंदर होती है वहाँ पर विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की एक्टिविटी कम होती है या रिड्यूस्ड होती है, जिसके रिजल्ट में ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं इनके प्रोलीन्स और जो लाइसिन्स हैं दे डू नॉट गेट हाइड्रोक्सिलेटेड या उनकी हाइड्रोक्सिलेशन कम होती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोक्सिलेशन मैंने आपको बताया था कि ये क्या करती है कि इस हाइड्रोक्सिलेशन की वजह से हमारे पास इंडिविजुअल जो चेन्स हैं इनकी आपस में क्रॉस लिंकिंग आती है। अगर क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फाइबर्स हैं इनका आपस में कनेक्शन कम हो जाएगा, लूज हो जाएगा। रिजल्ट में हमारी जो ये कोलेजन फाइबर के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ थी या जो इनकी जो स्ट्रेंथ की रीज़न थी वो ये क्रॉस लिंकिंग थी बिटवीन दी इंडिविजुअल कोलेजन फिब्रिल्स, राइट। तो अगर हमारे पास इनके बीच में हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी तो ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से जो फिब्रिल्स हैं वो वीक होंगे और वीकनिंग की वजह से क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे प्रेशर की वजह से या फिर ट्विस्टिंग की वजह से, राइट। स्कर्वी के अंदर भी क्या होता है कि ये हमारे पास स्किन की एक डिजीज़ है और इसमें क्या होता है कि स्किन के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो स्मॉल कैपिलरीज हैं, ये इतनी थिन होती हैं, इतनी उनकी मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो ज़रा सी ट्विस्टिंग से या टर्न होने से या थोड़े से भी प्रेशर से वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से
वो इंडिविजुअल जिसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या जिसको स्कर्वी है, उसकी स्किन के ऊपर ब्लू मार्क्स होते हैं या ब्रूजेस होते हैं, ठीक है, मतलब नील पड़े होते हैं जिस्म के ऊपर, यू कैन से दैट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स या जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी थिननिंग की वजह से होती है या उनकी फ्रिजिलिटी की वजह से होती है। सो दिस इज बिकॉज अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी ना हो। दूसरा हमारे पास आप यहाँ पे देखें जी, ग्लाइकोसिलेशन के बारे में बताया गया। अब हमारे पास कुछ जो हाइड्रोक्सिलेटेड लाइसिन या प्रोलीन रेजिड्यूज थे, इनके ऊपर अगर ग्लूकोज या गैलेक्टोज मॉलिक्यूल वो लगते हैं तो रिजल्ट के अंदर ग्लाइकोसिलेशन होती है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, लेकिन ये भी सिलेक्टेड के अंदर होती है, तमाम के अंदर नहीं होती। तीसरा आप देखें कि हमारे पास ये जो स्टेप नंबर 5 है, इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिलेटेड हमारे पास या ग्लाइकोसिलेटेड अल्फा प्रोचेन्स हैं, जो कि जिन्होंने कोलेजन बनाया है, जो कि कोलेजन का प्रिकर्सर है, ये आपस में एक खास सिमेट्री के अंदर, एक खास कन्फर्मेशन के अंदर एक दूसरे के साथ हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि इसके पास एन टर्मिनल भी मौजूद है इन तमाम पॉलीपेप्टाइड्स के पास, और इनके पास सी टर्मिनल्स भी मौजूद है, और इनके अंदर मौजूद है डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये जो हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि पहले सी टर्मिनल पर डेवलप होते हैं, लेटर ऑन एन टर्मिनल पर डेवलप होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्फा चेन्स की अलाइनमेंट के लिए। ये जो ये रस्सी की तरह एक दूसरे के साथ ये एक दूसरे के गिर्द ये लिपटे हुए हैं ना, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कन्फर्मेशन के लिए। अगर सी टर्मिनल के ऊपर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ना बने तो ये अल्फा चेन्स एक दूसरे के साथ इस फॉर्मेशन के अंदर ना आए, ठीक है। इस फॉर्मेशन के बाद सी टर्मिनल के अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है और ये जो इंडिविजुअल अल्फा चेन्स हैं, इनकी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के बाद जो गोल्गी ऑपरेटर है, उसके अंदर के पैकेज होती हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में, ये बाहर चली जाती हैं। देन ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे पास अगली मैं स्लाइड पे आपको जाती हूँ, ठीक है। ये देखिए कि आपके पास ये स्टेप नंबर 8 के ऊपर देखिए, यहाँ पर सेल के बाहर ये जो हमारे पास प्रो कोलेजन बना है, इसके अंदर एन और सी टर्मिनल जो मौजूद हैं, इन एन और सी टर्मिनल के ऊपर जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, यहाँ पर एंजाइम होता है जी कोलेजन पेप्टाइडेज, ठीक है। जो एन के ऊपर काम करता है उसको हम कहते हैं एन कोलेजन पेप्टाइडेज, जो सी टर्मिनल पे काम करता है उसको हम कहते हैं सी टर्मिनल कोलेजन पेप्टाइडेज। ये क्या करता है? ये इसके सेंट्रल जो आपको रीजन है, ये ट्रोपोकोलेजन है, उसको रिलीज करता है। ये जो एन और सी टर्मिनल के ऊपर डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद है उनको खत्म कर देता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास अच्छे बहुत शोर आ रहा है, आई थिंक आई विल हैव टू म्यूट यू ऑल। ओके, मैंने सबको म्यूट कर दिया। आप अगर आपको कोई मैसेज करना होगा बेटे तो आप इसके अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई कैन सी योर चैट, राइट। अब ये हमारे पास ये कोलेजन फिब्रिल्स जो से हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है, इसके अंदर क्या होता है कि लेट मी चेंज द स्लाइड। ओके, यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इंडिविजुअल जो ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल हैं, ये इनकी एसोसिएशन हो रही है और ये आपस में बना रही है जो कोलेजन फिब्रिल्स। ये जो हमारे पास फॉर्मेशन है, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड ओवरलैपिंग या पैरेलल अरे बनती है, जिसके अंदर जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को एक स्टैगर्ड पैटर्न, जो कि हमने पिछली दफ़ा एक तस्वीर डिस्कस की थी जिसके अंदर ब्लैक एंड वाइट लाइंस थी, ओवरलैपिंग स्टैगर्ड पैटर्न के अंदर एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद जो इंडिविजुअल फिब्रिल्स हैं या फिब्रिल्स की जो अरेज हैं, उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग कैसे होती है जी? हमारे पास एक एंजाइम है जी लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम है। ये क्या करता है कि हमारे पास जो हाइड्रोक्सी लाइसिन रेजिड्यूज थे, इनकी डीएमिनेशन कर देता है, अमीनो ग्रुप इनमें से रिमूव कर देता है। रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जब फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिलाइल जो हाइड्रोक्सिलेटेड लाइसिन है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कुछ जोन से हैं वो हाइड्रोक्सिलेटेड रहते हैं, और कुछ के अंदर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है तो रिजल्ट में उनका एल्डिहाइडिक ग्रुप, लाइसिन का एल्डिहाइडिक ग्रुप एक्सपोज हो जाता है। और ये हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप कुछ जो हाइड्रोक्सिलेटेड लाइसिन थी उनके साथ कोवलेंट क्रॉस लिंक बनाता है। रिजल्ट के अंदर हमारे पास मैच्योर कोलेजन का फाइबर सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ मैंने स्टेप्स लिखे हैं: ग्लाइकोसिलेशन, असेंबली, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद पैकेजिंग, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट क्रॉस लिंक बिटवीन द कोलेजन मॉलिक्यूल। की इसकी ओवरऑल समरी है, राइट। आगे हमारे पास आ जाता है जी डिग्रेडेशन ऑफ कोलेजन। जो एजिंग का प्रोसेस है, ये नॉर्मली
जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही स्टेबल किस्म की प्रोटीन है। इसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत बहुत साल है, राइट। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ को बना रही है, स्किन को बना रही है, टेंडन्स को बना रही है, और ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि डायनामिक हैं, मतलब ये कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मतलब रीमॉडल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन स्ट्रेच कर रही है, हमारी बॉडी बड़ी हो रही है, हमारी मतलब मसल्स बड़े हो रहे हैं। इसके अलावा जब हमें अगर कोई चोट लग जाए तो जो इंजरी होती है उसके बाद रीजनरेशन होती है स्किन के अंदर। दैट्स व्हाई ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं दे आर कॉन्स्टेंटली रीमॉडलिंग देमसेल्व्स एंड दे आर एक्चुअली डायनामिक इन नेचर। तो जो कोलेजन है वो हमारे पास इन तमाम प्रोसेस के दौरान ये ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। और ब्रेक डाउन होती है और उसके बाद रीबिल्ट होती है। तो जो ब्रेक डाउन होता है दिस इज डिपेंडेंट अपॉन एंजाइम्स। कौन से एंजाइम की? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कोलेजन को डिग्रेड करेंगे। दीज आर कॉल्ड कोलेजनेसेस, ठीक है। अब कोलेजन के अंदर अगर कोई डिजीज आ जाए, कोलेजन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो इनको हम कहते हैं जी कोलेजनोपैथीज कहते हैं, ठीक है। और कोलेजनोपैथीज मतलब ये कि पैथोलॉजीज रिलेटेड टू कोलेजन। इसके अंदर जो हमने सिंथेसिस के स्टेप किए हैं उनके अंदर कोई ना कोई स्टेप जो है वो अगर मिस हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो रही थी। तो टोटल हमारे पास अगर हम देखें तो आपको मैंने बताया था कि कोलेजन की टोटल कितनी टाइप्स हैं, 12 डिफरेंट टाइप्स हैं। 12 डिफरेंट टाइप्स और उनको कितनी जीन्स हैं जो कि कोड करती हैं। हमारे पास 12 कोलेजन्स को 22 जीन्स हैं जो कि इसको एनकोड करती हैं। अब 22 जीन्स के अंदर अभी तक 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं जिनकी वजह से कोलेजन की कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम या डिजीज हो सकती है। मतलब कोई किसी भी स्टेप के अंदर कोई भी डिफेक्ट हो सकता है विच कैन लीड टू ए पैथोलॉजी। इसके अंदर कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जी। एक हमारे पास एग्जाम्पल है जी ईडीएस सिंड्रोम, जिसको एर्नर डैंडलर्स सिंड्रोम कहा जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रॉब्लम है और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जी जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम था, ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है कि इसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि क्योंकि आपको पता है कि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं। तो ये ब्लड वेसल्स और आर्टरीज जो हैं ये मतलब इनकी जो ये थिन होती हैं और फ्रिजाइल होती हैं, और ये स्किन के अंदर भी इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्किन होती है वो ज़्यादा फ्रिजाइल होती है। और इवन के जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ये हमारी कोलेजन मौजूद हैं, दिस इज ऑल्सो लाइक अ लिटिल लूज, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है जी ईडीएस सिंड्रोम की। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है जी अगर कोलेजन के अंदर कोई म्यूटेशन मौजूद हो इसकी सिंथेसिस के अंदर। जो स्कर्वी की मैंने आपको बताई है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से थी, राइट। जबकि और वहाँ पर क्या था कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स थी वो थिन थी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। ये जो हमारे पास ईडीएस सिंड्रोम है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से थी है। बेटे कुछ कह रहे हैं आप? जी बेटे कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, मुझे लगता है कि गलती से कोई बोला था। खैर एनीवे, तो मैं आपको बता रही थी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी है, जबकि हमारे पास जो एंजाइम है जो कि मतलब जो लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज था उसकी डेफिशिएंसी की वजह से एल्नर डैंडस सिंड्रोम या फिर ईडीएस सिंड्रोम डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन उनका इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, सेकंड हमारे पास एक जो डिजीज है जो कि होती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी और अ म्यूटेशन इन द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली ऑफ द कोलेजन फिब्रिल्स, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। ऑस्टियो रिलेटेड टू बोन्स, इम्परफेक्टा मतलब जो इम्परफेक्ट है। बेटे प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। यहाँ मैम की आवाज आ रही है किसी को? यहाँ मुझे नहीं आ रही। बेटे मैंने बोला है कि आप थोड़ी देर रुके, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट्स दें मुझे। ओके ओके मैम, टेक योर टाइम।
जी क्लास आई एम बैक, सॉरी। ओके, सो हमारे पास आ जाती है जी, मैं आपको डिजीज़ बता रही थी, एक मैंने आपको ईडीएस बताई थी और दूसरी है जी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियो मतलब रिलेटेड टू बोन, ठीक है, जेनेसिस, एंड देन इम्परफेक्टा जहाँ पर पैथोलॉजी मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम और डिजीज़ के अंदर डिफरेंस पता है? डिजीज़ तो एक खास सिम्टम के साथ होती है, सिंड्रोम के अंदर वो ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रुप ऑफ कंडीशंस जो कि डिफाइन करी होती हैं एक सर्टेन डिजीज़ को, ठीक है। तो ये हमारे पास बोन से रिलेटेड हम लोगों ने जब कोलेजन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को कोलेजन का रोल बोन के अंदर भी बताया था और मैंने आप लोगों को एक फिगर दिखाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे देखें कोलेजन की डेंसिटी कम है और जहाँ पर कोलेजन की डेंसिटी ज़्यादा है वो बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो जिनके अंदर इसकी डेंसिटी कम थी दैट वाज मोर फ्रिजाइल। तो ये हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इस जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है जी, बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, फ्रिजाइल होती हैं और बहुत आसानी से रोटेट हो जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं। आप लोगों ने हम्प्ड बैक लोग देखे होंगे जिनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर जो उनकी जो अपीयरेंस जो सी है उनकी ऐसी होती है कि उसके अंदर जो उनकी जो बैक बोन होती है दैट इज़ ट्विस्टेड, ठीक है। अब ये किस वजह से होती है, ये हमारे पास जो डिजीज़ है इसके अंदर म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन ये होती है कि जो हमारे पास अल्फा और अल्फा 1 और अल्फा 2 चेन्स थी इनकी प्रोडक्शन का रेट बहुत कम होता है, ठीक है। और इस वजह से ये जो डिजीज़ है ये इवन बर्थ से पहले जो इंसान होता है उसको उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वो लोग जिनको सिवियर किस्म की ये म्यूटेशन जिनके पास पाए जाए वो आई मीन दोज किड्स दे वुड लाइक डाई इवन बिफोर बर्थ या फिर इवन बर्थ के बाद, बिकॉज ये बोन्स जो हैं उनकी जो लार्ज बोन्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं। सिर्फ उठाने से ही बच्चे को उसके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है, इसके अलावा उनके अंदर जो वुंड्स होते हैं उनकी हीलिंग भी स्लो होती है। अब यहाँ पर मतलब दैट्स वाई ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। और यहाँ पर म्यूटेशन क्या होती है जी, हमने पता है, हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे पास पेप्टाइड चेन है कोलेजन के अंदर, उसके अंदर क्या मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, ग्लाइसिन था, उसके बाद 2 अमीनो एसिड थे और उसके बाद दोबारा ग्लाइसिन था। तो इसके अंदर जो शॉर्ट साइज के अमीनो एसिड थे वो कौन से थे इंपॉर्टेंट, एक ग्लाइसिन था स्मॉल साइज का, इसके अलावा प्रोलीन था और लाइसिन थे जो कि इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड रेसिड्यूज थे। अब यहाँ पे म्यूटेशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ पर जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है या ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है ये किसी दूसरे अमीनो एसिड से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इस सिंगल ग्लाइसिन की रिप्लेसमेंट की वजह से अल्फा 1 और अल्फा जो 2 चेन्स थी इनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। रिजल्ट के अंदर जो कोलेजन है उसका अमाउंट जो मतलब डिफेक्टेड कोलेजन बनती है और डिफेक्टेड कोलेजन इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे सॉरी ओके जी, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर डिग्रेडेशन ऑफ कोलेजन के एक एग्जांपल दी गई है एजिंग के अंदर। एज यहाँ पे देखें कि हमारे पास एज 30 से 60 तक जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, यू सी यहाँ पर स्किन के अंडर कोलेजन इलास्टिन के ये फाइबर्स मौजूद हैं, इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग मौजूद है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम इसकी डेंसिटी रिड्यूस हो रही है। रिजल्ट में हमारी जो स्किन है इसकी इलास्टिसिटी और इसकी जो मतलब स्ट्रेच होने की एबिलिटी है दैट इज ऑल्सो बीइंग रिड्यूस्ड एंड दैट्स व्हाई रिंकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑन आवर स्किन, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हमारी कोलेजन की सिंथेसिस जो है वो अच्छी रहे और इसकी डिग्रेडेशन ना हो जो कि एज रिलेटेड है और जो होती है, अगर इसको हम रोक सकें तो रिंकल्स फॉर्मेशन जो है वो ना हो। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है लेकिन उनके चेहरे पे रिंकल्स वगैरह नहीं होते, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज कम होती है लेकिन उनकी जो स्किन है उसके ऊपर एजिंग के साइंस ज़्यादा होते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स कि जो कोलेजन की जीन है, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास कितनी जीन्स थी, मैंने भी आप लोगों को बताया था 12 हमारे पास डिफरेंट कोलेजन की टाइप थी और 22 हमारे पास जीन्स थी। इन जीन्स के अंदर अगर कोई डिफेक्ट मौजूद है सो जेनेटिकली किसी इंडिविजुअल के अंदर ये कोलेजन की डिग्रेडेशन फास्ट हो सकती है और किसी इंडिविजुअल के अंदर स्लो हो सकती है। और ये कॉस्मेटिक सर्जन्स जो होते हैं वो
मतलब किस वजह से कॉस्मेटिक सर्जन जो हैं वो क्या करते हैं इसके अंदर, वो कोलेजन को स्टेबलाइज करने वाली एक तो ऐसी मेडिसिन देते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हाफ लाइफ ऑफ कोलेजन। एक तो ये कि उसकी डिग्रेडेशन रिड्यूस हो जाए, और सेकंड वो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो कोलेजन के जो फाइबर्स हैं इनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग है ये टूट रही है। इस क्रॉस लिंकिंग को मेंटेन करने के लिए बीच में सिलिकॉन जो सा है उसको ये जो बोटॉक्स के जो इंजेक्शंस होते हैं वो उनको लगाते हैं ताकि ये जो रिंकल की फॉर्मेशन है ये कम हो और बंदा जो है वो यंग लगे, राइट। सो दिस इज द डिग्रेडेशन ऑफ कोलेजन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इलास्टिन, ठीक है। इलास्टिन भी हमारे पास दिस इज फाइब्रस, ये हमारे पास प्रोटीन है, और ये इन कंट्रास्ट टू कोलेजन ये उतनी ज़्यादा मतलब ये जो इसके अंदर जो फाइबर्स बनाते हैं इनकी जो टफनेस है या जो इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है या इलास्टिसिटी है ये बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इलास्टिन इलास्टिक समझ रहे होगे आप, उससे रिलेटेड है, और ये भी तमाम कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर मौजूद है। अब बीइंग इलास्टिन या इलास्टिक, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रबर लाइक हैं, ठीक है। और इन फाइबर्स के अंदर क्या होती हैं जी, हमारे पास इलास्टिन के फाइबर्स होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन माइक्रोफिब्रिल्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। एंड ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये लार्ज आर्टरीज के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे जो लिगमेंट्स हैं, जितने भी इलास्टिक लिगमेंट्स हैं उन तमाम के अंदर मौजूद हैं। जब इलास्टिन को स्ट्रेच किया जाए तो दिस कैन स्ट्रेच टू लाइक सेवरल टाइम्स टू दी इट्स नॉर्मल लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रेचिंग को वापस किया जाए, मतलब अगर इसके वजह से प्रेशर को हटाया जाए तो ये वापस रिकॉइल हो जाती है और अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर चले जाते हैं। अपनी स्किन को अगर आप खींच के देखें, या फिर जो हमारे जो स्किन है इसके अंदर जो समझ लें कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इलास्टिन, राइट। अच्छा, अब इलास्टिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो कि आप याद रखें। फॉर एग्जांपल दिस इज ए इनसॉल्युबल प्रोटीन, और ये पॉलीमर है, ये भी प्रिकर्सर से बनता है। प्रिकर्सर का नाम ट्रोपोइलास्टिन है जो कि एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड है। इसके अंदर ऑलमोस्ट वी हैव 700 अमाइनो एसिड्स, और जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं दे आर जनरली स्मॉल एंड दे आर जनरली नॉन पोलर नेचर, ठीक है। नॉन पोलर के अंदर हमने ग्लाइसिन पढ़ा है, एलानिन पढ़ा है, वेलिन पढ़ा है, ठीक है। इनके अंदर भी प्रोलीन और लाइसिन मौजूद हैं, जैसे कि हमारी कोलेजन के अंदर मौजूद थे। लेकिन जो प्रोलीन और लाइसिन है वो इन केस ऑफ कोलेजन देवर आई मीन उनकी हाइड्रोक्सिलेशन हुई थी, ग्लाइकोसिलेशन हुई थी। यहाँ पर मौजूद प्रोलीन और लाइसिन, बहुत कम ऐसे प्रोलीन और लाइसिन होते हैं जो कि हाइड्रोक्सिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल चेन्स के बीच में जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो हमारे पास मतलब जो कोलेजन के फिब्रिल्स थे उनके अंदर इंडिविजुअल चेन्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, दैट्स व्हाई वो इतने ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकते थे। यहाँ पर ट्रोपोइलास्टिन जो सी है उसके बीच में क्योंकि कहीं कहीं पे कनेक्शन मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल। अब ये जो इसका जो प्रिकर्सर है जिसको मैं ट्रोपोइलास्टिन कह रही हूँ, ये हमारे जो सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर सिक्रीट होने के बाद ट्रोपोइलास्टिन ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होता है और साथ उसके बाद फाइबर्स बनाता है, ठीक है। अब ओके, दिस इज ओके। एक और चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी कोलेजन के अंदर, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोक्सिलेटेड लाइसिन्स थे उनके अंदर से जो हाइड्रोक्सिलेटेड को रिमूव किया जाता है। रिजल्ट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हैं जो कि एक्सपोज हो रहे थे और वो इनको आपस में क्रॉस लिंक कर रहे थे, और उसके अंदर जो हमारे पास एंजाइम था उसका नाम था लाइसाइल ऑक्सीडेज। यही सेम लाइसाइल ऑक्सीडेज यहाँ पर जो कुछ हाइड्रोक्सिलेटेड लाइसिन मौजूद थे उनकी डीएमिनेशन करता है, और ये भी क्रॉस लिंकिंग का फंक्शन करता है। और यहाँ पर यू कैन सी, ओके नॉट हियर, ओके यहाँ पर नहीं दिखाया गया, बट ये जो हमारे पास इंडिविजुअल जो इसके हमारे पास फाइबर्स होते हैं ये यहाँ पे आप देखें कि ये इसका अमाइनो ग्रुप है, और हमारे पास ये जो लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम है ये इसको रिमूव कर रहा है, और इसकी वजह से जो आपस में चेन्स हैं दे आर बीइंग लाइक लिंक्ड विद ईच अदर। और ये जो लिंकेज होता है, ये जो क्रॉस लिंक होता है, इसको डेस्मोसिन क्रॉस लिंक कहा जाता है, ओके। और ये डेस्मोसिन क्रॉस लिंक जो है ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रबरी नेटवर्क या फिर स्ट्रेचिंग एबिलिटी ऑफ द इलास्टिन मॉलिक्यूल व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड इन लाइक इन एनी डायरेक्शन। एक डिजीज भी है जिसका नाम है जी मार्फन सिंड्रोम,
ये मेरे ख्याल से मैंने जेनेटिक्स की क्लास के अंदर पढ़ाई थी और उसकी डिटेल अगर आप मेरे जेनेटिक्स वाले लेक्चर देखेंगे तो आपको मार्फन सिंड्रोम के बारे में एक मतलब डिटेल्ड लेक्चर आपको मिल जाएगा। खैर एनीवे इसके बारे में आप सिर्फ ये याद रखें कि ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज का एक डिसऑर्डर है और उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि ये जो इलास्टिन है इसके अंदर इसकी जीन के अंदर डेफिशिएंसी होती है। दैट्स व्हाई जो कनेक्टिव टिश्यूज जो इस इम्पेयर्ड या इस डिफेक्टेड इलास्टिन की वजह से बनते हैं दे आर लाइक not as strong या as rubbery or as elastic as they are supposed to be. जिसके रिजल्ट के अंदर ये जो इलास्टिक जो कि स्केलेटल मसल्स के अंदर मौजूद होगी, आई के अंदर मौजूद होगी या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर मौजूद होगी, इन तमाम के अंदर डिफेक्ट होंगे और डिफेक्ट की वजह से आई मीन जो इंडिविजुअल है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाई जाएंगी। तमाम रीजन्स के कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर ये प्रॉब्लम्स पाई जाएंगी। ओके ओके